हरियाणा की राजनीति हमेशा से लालों के इर्द गिर्द घूमती रही है, चाहे वो देवीलाल हो, बंसीलाल हो या भजनलाल। अब 2014 से बीजेपी के लाल यानी मनोहर लाल प्रदेश की राजनीति में छाए हुए हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। बेशक वो तीसरी बार भी 2024 के चुनाव में मुख्यमंत्री यानी कि सरकार बनाने का दावा कर रहे हो, लेकिन उन्हीं के पार्टी के कुछ नेता जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनके हटने का इंतजार कर रहे हैं। इन्हीं तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक में। धन्यवाद अशोक जी। मनोहर लाल जी, 2024 के चुनाव की, क्योंकि अब तो पूरा चुनावी माहौल है, पहले लोकसभा के चुनाव फिर विधानसभा के चुनाव, क्या 2024 के जो विधानसभा के चुनाव हैं आपके नेतृत्व में ही, लीडरशिप में ही लड़े जाएंगे? अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव किसकी लीडरशिप में लड़ा जाए, किसकी लीडरशिप में न लड़ा जाए, कम से कम स्वयं व्यक्ति अपने बारे में तो नहीं बोल सकता कि पार्टी क्या डिसाइड करेगी। हमारे यहाँ पार्टी जो है वो निर्णय लेती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करता है। तय करने के बाद कभी चुनाव से पहले घोषणा हो जाती है, कभी चुनाव तक नहीं होती, चुनाव के बाद निर्णय होता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड, विधायक दल, ये सब मिलकर के निर्णय करते हैं कि किसके नेतृत्व में आगे जो है चुनाव लड़ा जाएगा या सरकार चलेगी। ये निर्णय कम से कम मेरे अपने बारे में मैं निर्णय करूं, ये हमारे यहाँ सिस्टम में भी नहीं है, इसलिए इसके बारे में तो यही है पार्लियामेंट्री जो निर्णय करेगा। लेकिन आप जब से मुख्यमंत्री बने 2014 से, तभी से विपक्ष नहीं बल्कि आप ही के कुछ आसपास के लोग, आपकी पार्टी के नेता इंतजार में कि कब मनोहर लाल जी हटे और उनका नंबर पड़े। ऐसा क्यों सब आपके पीछे लगे हुए हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी के मन में कोई इच्छा जागना, और लोकतंत्र में आखिर कोई काम करता है तो मन में इच्छा रख के करता ही है। आखिर ऐसा तो नहीं करता। कुछ लोग हो सकते हैं कि केवल अपने एक भावना से काम करते हैं, सेवा से जनता की सेवा करनी है, जो काम जिम्मे लगा करेंगे। लेकिन अधिकांश लोग होते हैं मन में कुछ ना कुछ इच्छा लेकर चलते हैं। जैसा मैंने अपने बारे में बताया, ऐसे हर किसी के बारे में मेरा कहना है कि कोई भी यहाँ क्लेम नहीं कर सकता, दावा नहीं कर सकता कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। हाँ, अगर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके कुछ चुनाव लड़ता है तो हमको उसकी दिक्कत नहीं है, बल्कि लाभ होता है। 2014 में यही प्रश्न आप जैसे लोगों ने मेरे से किया कि बहुत लोग ऐसे अपना आप दावा पेश कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने कहा कितने हैं? कहने लगे 8-9 हैं। मैंने कहा ये 90 क्यों नहीं है? अगर 90 के 90 लोग अपने आप को ये दावा करके कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और इस कारण से अगर समर्थक, अगर वोटर थोड़ा उसमें समर्थन करने के लिए ज्यादा तैयार हो जाएं, तो कम से कम 2-4 सीटों पर बढ़ने के लिए हमको एक और अवसर मिलता है। जितनी पहले सीटें आएंगी और 2 ज्यादा आएंगे, आखिर हर किसी को वहां का वोटर, वहां का समर्थक, वहां का उनका कार्यकर्ता ये कहे कि ये मुख्यमंत्री बनेगा, तो इससे सबको अच्छा ही लगता है, दिक्कत नहीं आती है। इसलिए कोई भी कहे कि मुख्यमंत्री बनना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये निर्णय हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ही करता है, व्यक्ति अपने आप के बारे में निर्णय नहीं कर सकता। और फिर एक दबी जुबान में ये सवाल उठने लगा है कि 2024 का चुनाव अगर जीतना है तो नया चेहरा लाना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि 2014 में जब आप बने तब भी ये सवाल कई लोगों ने उठाया कि इनका तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, संगठन के आदमी थे, पहली बार चुनाव लड़ा, आपने पहली बार मुख्यमंत्री बने। और फिर वही बात उठने लगी है कि नया चेहरा लाओ, तभी तीसरी बार जीतेंगे चुनाव में, तब फायदा होगा। तो क्यों आपके आसपास के लोग, नेता पार्टी के, आप ही को हटवाने में लगे हुए हैं? देखिए, जो सामने होता है उसी को हटाने में लगेंगे, जो सामने है नहीं उसको हटाने की कौन कोई बात करेगा। आखिर मैंने जैसा बताया कि मन में इच्छा रख करके चलने में कोई दिक्कत नहीं है, और नया चेहरा लाना है या नहीं लाना है ये कम से कम मेरे बारे में मैं नहीं बता सकता। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड को निर्णय लेना है, ये हमारी पार्टी तय करेगी कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। चुनाव से पहले तय करना है, चुनाव से बाद तय करना है, और चुनाव भी किसको लड़वाना है, किसको नहीं लड़वाना है, ये भी पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है। मैंने कभी भी अपनी इच्छा जाहिर नहीं की थी कि मुझे पार्टी का कोई चुनाव लड़ना है। एक 2014 के वर्ष का ही एक दिन था जिस दिन अमित शाह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आप विधानसभा के चुनाव की तैयारी करो। बोलो कौन कौन सी विधानसभा आप सोचते हैं? मैंने कहा मैंने कभी सोचा ही नहीं, और उन्होंने इतना कह करके मुझे भेज दिया। और अगली बार बुलाया तो अल्टीमेटली मैंने भी अपने साथियों से चर्चा की, विचार विमर्श करके 5-6 सीटों में से जहां से आप कहोगे मैं चुनाव लड़ूंगा, और मैं कहीं से भी इनमें से चुनाव नहीं तय किया कि आपको करनाल से चुनाव लड़ना है। इसलिए हमारे यहाँ ये समस्या जो दूसरी पार्टी, कांग्रेस का तो कल्चर ये है, और कुछ लोग अंदाजा लगाने वाले यही कल्चर यहाँ तो बल्कि अपने आप को कुछ ज्यादा प्रोजेक्ट करता है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में ये चर्चा चलती है कि ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहा है, इसको पीछे करो। यहाँ समर्पण भाव, त्याग की वृत्ति ये ज्यादा काम आती है, बजाय कोई महत्वाकांक्षी बन करके अपने आप को ज्यादा प्रोजेक्ट करे, उसका नेगेटिव हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। जेजेपी के साथ सरकार ठीक चल रही है आपकी गठबंधन की, और आप एकदम अच्छा सरकार चला रहे हैं, इतना विश्वास है आपको? जेजेपी का हमारा सरकार का गठबंधन है, ठीक चल रहा है। हमारा कोई पार्टियों का गठबंधन ना कभी पहले था ना अभी हुआ है।
क्योंकि चुनाव से पहले गठबंधन होता है या बाद में होता है? हमारा गठबंधन बाद में हुआ, क्योंकि वो रिजल्ट आने के बाद जब ये लगा कि हमको दोनों को मिलकर के सरकार चलानी चाहिए, तभी सरकार ये चल सकती है, क्योंकि अदरवाइज कांग्रेस भी सामने खड़ी है और वो भी कुल मिलाकर के अच्छी सीटों की संख्या में साथ 30 सीटें लेकर के वो आगे खड़ी है। हम 40 पर थे, वो 30 पर थे, तो 10 सीटों का जो एक अंतर था वो जेजेपी के पास 10 थी। तो इस नाते से सरकार में कांग्रेस को दूर रखा जाए, कॉमन गोल जेजेपी का भी था, हमारा भी था, हमने दोनों को मिलकर के सरकार चलाई है। और इस चौटाला परिवार से यानी देवीलाल परिवार से कोई पहली बार हमारा गठबंधन ऐसा नहीं है, ये गठबंधन हमारे पहले भी हुए हैं। पहले वो बड़े पार्टनर होते थे, हम उनको सपोर्ट करते थे, अब हम बड़े पार्टनर हैं, वो हमारे साथ मिलकर के हम सरकार चला रहे हैं, इसलिए सरकार चलाने में कठिनाई नहीं है। आगे पार्टियां क्या निर्णय करती हैं ये विषय जो कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा वैसा हम चलेंगे। लेकिन आप ही के पार्टी के लोग क्यों कह रहे हैं कि जेजेपी से गठबंधन तोड़ दीजिए तभी फायदा होगा चुनाव में जाने का? चौधरी वीरेंद्र सिंह ने तो धमकी दे डाली है कि अगर नहीं तोड़ा तो वो बीजेपी से बाहर हो जाएंगे। देखिए, हर व्यक्ति का एक पार्टी के नाते एक स्टैंड होता है, एक अपना स्टैंड होता है। ये स्टैंड पार्टी का स्टैंड नहीं है, उनका अपना एक स्टैंड है। अब वो किन कारणों से क्यों है उसके बारे में अनुमान आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं, लेकिन ये उन्होंने कहा कि हाँ जेजेपी से गठबंधन नहीं रखना चाहिए, इसका पार्टी को लाभ नहीं होगा। अल्टीमेटली ये बात फिर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास जाएगा, राष्ट्रीय नेतृत्व सोचे, प्रधानमंत्री जी सोचे, गृह मंत्री जी सोचे, पार्टी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष सोचे, वो सोच करके जो निर्णय करेंगे वो हमको मंजूर है। लेकिन वीरेंद्र सिंह अगर चले जाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी में? ये निर्णय भी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या सोचते हैं कि उनके रहने से जाने से कुछ फर्क देखिए, पड़ता है? जितने लोग ज्यादा होते हैं उतना पार्टी का समर्थन ज्यादा होता ही है। अगर हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी अपनी फॉलोइंग है, ऐसा नहीं कि नहीं है, तो इस फॉलोइंग को हमको अपने साथ रखना चाहिए। लेकिन वहीं पर निर्णय यही करना होगा कि इस फॉलोइंग को साथ रखना है कि जेजेपी को साथ रखना है, ये निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है। और कोई रास्ता अगर ऐसा भी निकलता है कि दोनों को साथ लेके चलने की बात आएगी तो हम तो उसको पसंद करेंगे, दोनों साथ लेकर के चले। मतलब हम ये उम्मीद कर सकते हैं 2024 में लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, जेजेपी के साथ आप लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे? मैंने बताया पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है, हमारी ओर से अभी इस प्रकार का कोई विषय ना हाँ में ना में कहीं नहीं गया और हमने इस पर कोई विचार भी नहीं किया। अभी ये विचार पार्लियामेंट्री बोर्ड में जब कभी विषय आएगा, अभी दूर है, अभी जो कि पहले तो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव के हिसाब से भी निर्णय करना होगा, लोकसभा का चुनाव समाप्त होगा फिर विधानसभा के हिसाब से चुनाव करना होगा, उससे पहले कई चीजें हैं। बल्कि लोकसभा के चुनाव से पहले राजस्थान का चुनाव आ रहा है और राजस्थान में भी जेजेपी तो अपना क्लेम करती है कि हमको इतनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, वो समझौते में लड़ते हैं, अपने आप लड़ते हैं, उसके बाद लोकसभा आएगा, उसके बाद हरियाणा विधानसभा आएगा, इसलिए देयर इज अ गैप। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी और संगठन के भी आदमी रहे हमेशा से, तो आपको लगता है जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने में फायदा है या नहीं है? मैंने बताया कि ये चीजें अभी समय से पहले बताना या बोलना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले और कई स्टेप्स हैं। उन सब स्टेप्स पर जिन्होंने सोचना है वो मैं नहीं हूं, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड दिल्ली जो हमारा केंद्रीय चुनाव है ये उनको सोचना है, वो सोचेंगे जिस लाइन पर वो चलेंगे। हम अल्टीमेटली अपनी कोई बात कहनी होगी तो लोकसभा के चुनाव के बाद कहें। नहीं, वो गठबंधन में साथ चलें या ना चलें वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि फायदा है उनके साथ रहने में या नहीं है? मैंने बताया हमारी सरकार इस समय ठीक चल रही है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया उन्होंने, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे बीजेपी के नेता ये मुद्दा उठा रहे हैं कि क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही उनके खिलाफ, उससे नुकसान हुआ है जेजेपी के साथ। जो विषय भ्रष्टाचार के हमारे सामने आते हैं, पुख्ता उसके सबूत होते हैं, वो कोई भी व्यक्ति हो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल नेता हो, हमारा हो, पराया हो, दूसरा हो, समझौते में हो ना हो, या कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, और या फिर जनता में से कोई हो। हमने किसी को भ्रष्टाचार में छोड़ा नहीं है। कितने उदाहरण सामने आपको दिख रहे हैं। इसलिए भ्रष्टाचार पर सख्ती से काम करना ये हमारा काम है, हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। नूह जो हिंसा हुई, घटना हुई, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे सरकार के ऊपर कि ठीक से हैंडल नहीं किया, क्यों अनदेखी की गई, इंटेलिजेंस फेलियर था, कहीं पर प्रायोजित था। अभय चौटाला ने भी कहा, कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया कि जानबूझ के ये बीजेपी स्टाइल ऑफ इंसिडेंट है। देखिए, समाज के अंदर इस प्रकार की घटनाएं इतिहास में बहुत बार हुई है, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार घटना हुई है। घटनाएं नहीं होनी चाहिए मानता हूं, लेकिन घटना होती है तो सरकार का फेलियर या सरकार की सफलता इस बात से आंकी जानी चाहिए कि हमने उस समस्या, वो जो प्रॉब्लम खड़ी हुई थी उस समय, उसको कितना जल्दी टैकल किया और कितना जल्दी काबू किया। 2 बजे की घटनाएं हैं, 5 बजे के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, 2-3 घंटे में सारी कंट्रोल हो गई। और ये घटनाएं हमारे यहाँ समय में पिछले 10 साल में भी, 8-9 साल में भी बहुत बार हुई हैं। हमारी सफलता इसी में, हमने इमीडिएटली उसके ऊपर काबू पाया। पर इंटेलिजेंस फेलियर तो कहीं ना कहीं मानते, इतना सब हथियार लेके लोग पहुंच गए, इतना सब प्लान किया गया, उसके बावजूद पता नहीं चला। पूरी सावधानी बरती गई थी। हमारे डिप्टी कमिश्नर ने, हमारे एसपी ने सभी ग्रुपों से बैठ के बातचीत भी की थी। 2 दिन 3 दिन पहले बातचीत हुई है।
होने के बाद सबने उसमें विश्वास दिलाया कि नहीं, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन आखिरी दिन में जिस प्रकार का सोशल मीडिया में एक हाइप क्रिएट किया गया है, और उस हाइप क्रिएट करने में एक ग्रुप ने वहां एक पत्थरबाजी शुरू की पुलिस के ऊपर, क्योंकि पहली जो पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर हुई है, जब पुलिस के ऊपर हुई है तो उसमें सिचुएशन बिगड़ी है। पुलिस ने फायर किया, पुलिस ने उन लोगों को रोका। आखिर पुलिस तो अपने बचाव में भी फायर तो करेगी, और अल्टीमेटली उसमें से बाद में आगजनी हुई है, और आगजनी होने के बाद पूरी घटना में 6 लोगों की डेथ हुई, जिसके अंदर 2 तो होमगार्ड के ही थे, पुलिस के ही थे, 4 लोग और थे। उस 4 में भी एक घटना तो गुरुग्राम में हुई है, रिटेलिएशन में हुई। वहां जो घटना हुई समझो 3 लोगों की डेथ हुई है। तो घटना को बहुत जल्दी, मैं कहता हूं कि उसको काबू पा लिया गया, और नुकसान जो हुआ उसका दुख है, फिर भी उस चीज को काफी बचाव कर लिया गया। वरना तो ऐसी घटनाएं आज से 30 साल 40 साल पहले जब देखते हैं, ऐसी कॉमनल घटनाएं जो होती थी, कितने कितने दिन चलती रहती थी, कितनी घटनाएं होती थी साल में। आप मेरठ लगा लीजिए, आप अलीगढ़ लगा लीजिए, आप मुरादाबाद लगा लीजिए, आप दक्षिण में हैदराबाद में घटनाएं होती थी, आप नॉर्थ ईस्ट में घटनाएं होती थी, आप बंगाल में घटनाएं होती थी। कौन से शहरों में ये उस प्रकार की घटनाएं नहीं होती थी। आज मोदी जी के सरकार के समय में ये कह सकता हूं कि पिछले 10 साल के अंदर ये घटनाएं नाम मात्र हैं, लेश मात्र नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको भी काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमने तुरंत जो एक्शन लिए, ऐसे जो दोषी पाए गए, जिनकी फुटेज में हमको मिली गई, जिसमें जो टेलीफोन नंबर्स के जो उनके डंप मिल गए, उसके अंदर 300 से ज्यादा लोग, उनको हमने गिरफ्तार भी किया, एफआईआर हुई है, और अभी जो है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। मनोहर लाल जी, जातीय जनगणना को लेकर भी आजकल बहुत चर्चा है। बिहार सरकार ने जब से जातीय जनगणना करवाई है, तब से कई राज्यों में मांग उठ रही है कि वहां भी करवाना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं, ये होनी चाहिए? हमारे हरियाणा में कोई मांग नहीं है, क्योंकि ये चीजें क्यों उठती हैं और कहाँ उठती हैं इसका तो मैं विश्लेषण नहीं कर सकता। लेकिन हरियाणा में कम से कम हम ये सोचते हैं कि इस प्रकार की गणना का आधार इसलिए नहीं है कि हमने गरीब परिवारों को सारी सरकारी सुविधाएं, सारी योजनाएं, उनको कैसे अपलिफ्ट करना, अंत्योदय की भावना से उनको आगे बढ़ाना, ये हमने शुरू किया है। और इसके अंदर आप देखिए कि जो योजनाएं यहाँ सरकार में मात्र एक 15-16 लाख लोगों को मिलती थी, वो योजनाएं आज इस समय 2019 में 2023 में इस समय वो योजनाएं 38 लाख लोगों को मिल रही हैं। 38 लाख लोगों को सरकारी योजनाओं का जब लाभ मिले, चाहे उसमें राशन है, चाहे उसमें आयुष्मान है, चाहे उसमें मकानों की बात है, चाहे उसके अंदर उनकी बेटियों की शादी का विषय है, उनको मकान नवीनीकरण का विषय है, बच्चों की स्कूल की यानी फीस है, या उनके लिए, बच्चों के लिए जो स्टाइफंड होता है, जो उनको स्कॉलरशिप मिलते हैं, इतनी बड़ी संख्या को हमने मोर देन 50% उनको पहले से ही कवर कर लिया है। तो हमारे यहाँ जो आरक्षण है वो ओबीसी का, बैकवर्ड क्लास का कुल 27% है, और हमारे यहाँ एससी का 20% है। 47% आरक्षण होने के बाद भी और एक 10% लोगों को हमने, जो गरीब परिवार हैं, जो 1,80,000 से नीचे हैं, उनको सबको उसमें कवर किया है, और ये संख्या लगभग 55% से ऊपर पहुंच गई है। तो हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, किसी प्रकार की राजनीतिक समस्या भी नहीं है, बल्कि हमने तो अभी बिना डिमांड के BCA इनको राजनीतिक आरक्षण दिया है 8%, कोई डिमांड नहीं थी। और बल्कि BCB को, उनके नेताओं को हमने बात की है कि भाई क्या आरक्षण 8% उनको मिल रहा तो BCB को भी दिया जाए क्या। सब लोगों ने कहा कि इसका कोई लाभ हमको नहीं है, क्योंकि इस परसेंटेज से तो ज्यादा हमारे लोग वैसे जीत के आते हैं। आरक्षण तब होता है जब किसी को एक रिप्रेजेंटेशन, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन न मिले। जब एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हो जाता है, फिर कोई समाज इस बात की चिंता नहीं करता है। जहां हमको आवश्यकता लगती है हम पीछे नहीं हटते हैं। चाहे राजनीतिक आरक्षण मैंने 8% दिया, अभी हमने रिजर्वेशन इन प्रमोशन 20% ग्रुप ए और बी, जो बहुत सालों से डिमांड थी, पहले नहीं देते, हमने वो भी दिया है। हालांकि उसके देने के बाद भी उतनी संख्या पहले से ही है। यानी अगर हम रिजर्वेशन में प्रमोशन जो कर रहे हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन कर रहे हैं, इससे संख्या में कोई 1-2 का ऊपर नीचे होता है, कोई बड़ा गैप नहीं है अभी भी। लेकिन फिर भी जिस पर कोई लगता है कि नहीं हमारा 20% इंश्योर होना चाहिए, हमने कर दिया। एक आखिरी सवाल मनोहर लाल जी, ये भी एक चर्चाएं चल रही है कि लोकसभा के साथ ही प्रदेश के चुनाव भी करा दी जाए, तो प्रीपोन किया जाए। तो आप चाहते हैं कि पहले लोकसभा के साथ ही चुनाव कराने से फायदा होगा हरियाणा में? देखिए, पहली बात तो है कि सैद्धांतिक तौर पर 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसके हम हक में हैं, इसकी फेवर में है। मैंने स्टेटमेंट दी थी, और इसमें प्रधानमंत्री जी का भी इनिशिएटिव है कि सब लोग मिल करके इस विषय को आगे बढ़ाएं, तो देश की बहुत सा पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, विकास कार्यों में तेजी आएगी,
और जनता का भी पैसा बचता है। इलेक्शन के सिस्टम में भी लोग जो इलेक्शन में बहुत ज्यादा खर्च करते हैं और इसके कारण से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को भी थोड़ा सा बढ़ावा मिलता है, क्योंकि लोग उस पैसे को कहीं ना कहीं पूरा करने की भी चेष्टा करते हैं। इन सब चीजों की बचत होगी, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन चूंकि अभी इसका कोई प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल मेयर लेना भी बाकी है, तो अगर वो होता है हम उसको सपोर्ट करेंगे। अभी क्योंकि उस प्रकार का नहीं है, तो अभी केंद्र सरकार अगर मानो पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा तय करता है या चुनाव आयोग की ओर से कोई ऑफर आती है, हम उसके लिए भी तैयार हैं, इकट्ठे हो जाएं। और अगर तैयार वो नहीं होते तो 5 महीने बाद हम अपने चुनाव कराएंगे। हम दोनों तरफ से एक प्रकार से हमको सुविधा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज चुनाव होते हैं तो हम पार्लियामेंट के साथ चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर लाल जी हमसे बात करने के लिए। ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति और चुनावों पर खुल करके बातचीत की। बस अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।